हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जुड़े हुए हैं। वेलकम टू मैथ्स एडवेंचर। एंड आज हम लोग जुड़े हुए हैं। आज हम लोग साइटोलॉजी पर बात करने वाले हैं। हमारा जो बैच चल रहा है वो प्रतिज्ञा 1.0 चल रहा है। और इस बैच की जो अभी ऑफर प्राइस चल रही है वो सिर्फ 299 रुपीज चल रही है। तो जिसमें आपको 65% ऑफ हो जाता है आपके क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए। तो बहुत सारे बच्चे जो है उनकी क्वेरीज थी कि इस बैच में क्या मिलेगा। तो इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल साइंस जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सब का एक ही जगह समग्र नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए आइए आज हम लोग साइटोलॉजी यानी अपना पहला लेक्चर सेल को स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी की न्यू है सेल। यानी जैसे कि आपका जो मकान है वो ईंटों से बना है, वैसे ही हमारा शरीर सेल से बना है। तो सेल क्या है भैया, यानी कोशिका क्या है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों के लिए ये समझाया जाएगा कि कोशिका जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये तो आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, दूसरी आपकी फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ की। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे घर घर बिना ईंटों के नहीं बन सकता यार, वैसे ही सेल, आपका जो बॉडी है वो बिना सेल्स के नहीं बन सकता। ठीक, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम लोगों को एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ना है कि एग्जाम में क्या चीजें कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को यहाँ पे साइंटिस्ट बनना है। सिर्फ वो चीजें पढ़नी होती हैं जो कि आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न बन सकते हैं, और वो कंप्लीट चीज आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आइए तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल से। तो डिस्कवरी ऑफ सेल स्टार्ट कहाँ से होता है, यानी शुरू कहाँ से होता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक थोड़े साइंटिस्ट टाइप के तो थे ही, और उनका जो मानना था तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें खोजना उनको बड़ा पसंद था। तो अलग अलग चीजें वो खोजते रहते थे। इसके अलावा वो किताब भी लिखते थे। ठीक है, तो उन्होंने किताब भी अपना लिखा हुआ है, अपना किताब भी वो लिखे हुए हैं। तो आगे हम लोग आइए पढ़ते हैं कि कैसे डिस्कवरी ऑफ सेल शुरू हुई थी। डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, बायो में क्या है बेटा कि आपको सारी चीजें डेटा के फॉर्म में याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेटा तो बहुत है बायो में। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो अगर आप नाम सहित, साइंटिस्ट सहित, तो मैं आपको एनसीईआरटी के ही 150 से ज्यादा साइंटिस्ट बता सकती हूँ। और वही आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाएंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड ही हो रहा है अब एनसीईआरटी से। तो आपको नाम याद करना भी तो मुश्किल है। ये चीज भी तो ध्यान रखनी चाहिए कि नाम याद कैसे हो। तो नाम याद होगा, थोड़ा सा हम लोग पिक्चर के फॉर्म में अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा नाम याद रह जाएगा, ज्यादा चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रॉबर्ट हुक की एक पिक्चर दिख रही होगी। यहाँ देखिए, आप रॉबर्ट हुक की एक पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, तो ये कर्ली हेयर्स वाले जो भाई साहब हैं ये रॉबर्ट हुक थे। और यहाँ पर आपको बीच में एक फोटो दिख रही होगी जिसमें ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, यानी छोटी छोटी चीजें आपको दिख रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। आइए देखते हैं। तो ये जो है वो छोटा छोटा आपको कंपार्टमेंट्स दिख रहा है। तो उन्होंने इसे कहा लिटिल रूम। क्या कहा भैया, लिटिल रूम, यानी छोटा छोटा रूम है। और ये भाई साहब जो हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। समय चल रहा है, समय यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। समय चल रहा है 1665 का, समय चल रहा था 1665 का। रॉबर्ट हुक आए और उन्होंने पेड़ की छाल यानी बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क से, कॉर्क होता है ना, कॉर्क से उन्होंने पता लगाया। उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उस समय जो माइक्रोस्कोप उपलब्ध थे उसी से उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया और देखा कि इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, यानी लिटिल रूम की तरह दिख रहा है। तो इसी लिटिल रूम को इन्होंने अपने शब्दों में सेल्यूला कहा। क्या कहा भैया, सेल्यूला कह दिया। तो इन्होंने क्या कहा, सेल्यूला कहा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक पन्ना लेना है और उसी एक पन्ने में पिक्चर के फॉर्म में पढ़ना है। बाकी तो इसकी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी ही। पिक्चर के फॉर्म में पढ़ना है और आपको उस एक पन्ने में ही ये सारे डाटा को अपने शब्दों में लिख लेना है। मैडम कुछ भी पढ़ा है आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, उसके बाद जब आप रिवीजन करते हैं तो ये पिक्चर वाली स्लाइड आपको ले लेनी है, यानी आपका जो पीडीएफ है उसको ले लेना है, अपना एक पन्ना का नोट्स ले लेना है, दोनों को देख देख के रिवाइज कर लेना है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिटिल रूम कहा। और उन्होंने क्या कहा कि जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो कॉर्क के अंदर से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखते हैं, यानी छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर हैं, और उनको इन्होंने लिटिल रूम या सेल्यूला कहा। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं।
अब ये इतना तो भाई रॉबर्ट हुक कहकर चले गए, लेकिन बात कुछ जमी नहीं, यानी बात कुछ क्लियर नहीं हुई। दूसरा आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ये इन्होंने डेड सेल, यानी कॉर्क जो है वो डेड है ना, तो डेड सेल पर डिस्कवरी की थी, डेड सेल पर इन्होंने अपनी डिस्कवरी की थी। भैया इनको लिविंग सेल से मतलब नहीं था, वो कहे कि हमको जो मिल गया हम उसी में देखेंगे। तो इन्होंने कॉर्क उठाया, कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और कहा कि छोटे छोटे रूम दिख रहे हैं, कुछ तो रूम जैसा दिख रहा है और ये लिटिल रूम है। इन्होंने इतनी ही बात कह दी। इन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है, एक किताब लिखी जिसका नाम था, कहा लिखूं मैं, रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी, राइट अ बुक, और उस बुक का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था भैया उसका? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, एक किताब लिखा जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो माइक्रोग्राफिया नाम की एक किताब लिख दी और कहा कि इसी में हम अपना जितना इन्होंने रिसर्च किया था इसी माइक्रोग्राफिया में लिख दिया, कि इसके बाद कोई साइंटिस्ट आएगा तो इनकी बुक को पढ़ेगा। और यही हुआ भी, एंटोन वॉन लीवन हो गए और उन्होंने इनकी बुक माइक्रोग्राफिया को पढ़ा। आइए देखते हैं। अब तो भैया यहां तक जो थी वो लिविंग सेल की बात हो नहीं रही थी, डेड सेल की बात हो रही थी। अब दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एंटोन वॉन लीवन होक। क्या नाम था उनका? एंटोन वॉन लीवन होक। तो नाम कैसे याद रखना है? अब आपको दो चीजें इसमें याद रखनी है। एक तो समय याद रखना है, उस समय समय चल रहा था 1674 का। ये एंटोन वॉन लीवन होक की फोटो यहाँ आपको दिख रही होगी, इनको देख सकते हैं आप। ये कैसे तो थोड़े उजड़े चमन टाइप के लग रहे हैं, सॉरी टू से। ठीक है, तो एंटोन वॉन लीवन होक जो थे वो कहाँ गए? एक तालाब में गए, एक पॉन्ड में गए और वहां से उन्होंने अपने अपने हाथ में ऐसा पानी लिया। और ये बहुत ही अजीब टाइप के थे। इन्होंने अपने विभिन्न विभिन्न प्रकार के माइक्रोस्कोप बनाए। तो इन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर वो पॉन्ड के वाटर को देखा, पॉन्ड के पानी को देखा। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या भैया? सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया। तो पहली बात कि इन्होंने अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर इन्होंने क्या किया? उन्होंने पानी को देखा। तो उन्होंने अपने हाथ में पानी ले लिया, मान लीजिए कि ये इनका हाथ है, तो हाथ में इन्होंने पानी ले लिया और पानी को देखा। तो वो पानी में क्या देख रहे हैं? अब वो पानी में लीवन होक साहब जो थे वो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं कि उन्होंने देखा कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। उस पानी में क्या मिल रहा है भैया? सम यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म मिले हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर को हम लोग एक कोशिकीय भी कह सकते हैं। एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म मिले हैं इनको। पानी में क्या मिला है? एक हैंडफुल, जब उन्होंने वाटर लिया तो उस वाटर में इनको कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिले, जो कि कौन थे? प्रोटिस्टा थे। तो उन्होंने कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखे और वो ऑर्गेनिज्म कौन थे? प्रोटिस्टा थे। ठीक है, प्रोटिस्टा थे। अब इन्होंने प्रोटिस्टा को देख लिया। अब क्या कह रहे हैं भाई एंटोन वॉन लीवन होक साहब कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं भैया? लिविंग होते हैं ना। तो फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा? आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो पहली बात कि इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखा। क्या देखा है? फर्स्ट लिविंग सेल देखा है इन्होंने। और वो सेल कौन था? वो सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा थे। आगे चलकर इन्होंने ह्यूमन के आरबीसी पर यानी रेड ब्लड सेल पर, स्पर्म पर भी स्टडी किया था। तो लिख लें इस बात को भी। आगे चलकर इन्होंने क्या किया? आगे चलकर ह्यूमन आरबीसी पर, स्पर्म पर, ह्यूमन स्पर्म पर, ठीक है, ह्यूमन के आरबीसी पर, ह्यूमन के स्पर्म पर, और ह्यूमन के लिख सकते हैं या मैमल्स के लिख सकते हैं, यहाँ पे मैमल्स के स्पर्म पर। ठीक है, मैमल्स के स्पर्म पर और बहुत सारे बैक्टीरियाज पर इन्होंने रिसर्च किया। बैक्टीरियाज पर इन्होंने रिसर्च किया। और इन्होंने क्या पढ़ा भैया? तो इन्होंने जो रॉबर्ट हुक अपनी किताब लिखकर गए थे माइक्रोग्राफिया, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा। तो आपको क्या याद रखना है? फोटो याद रखनी है,
पॉन्ड का वाटर याद रखना है, पॉन्ड वाटर से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिया, कौन थे वो, प्रोटिस्टा थे, प्रोटिस्टा पर रिसर्च किया। उसके अलावा उन्होंने पहला लिविंग सेल देखा तो वो प्रोटिस्टा ही थे। फिर आगे चलकर इन्होंने आरबीसी पर, ह्यूमन के रेड ब्लड सेल पर, मेमल्स के स्पर्म पर भी काफी रिसर्च की। आगे आइए, समय याद रखना है, ठीक है, तो इसको स्टार मान लीजिए, समय को याद रखिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिस पर रिसर्च किया था वो याद रखिएगा, ये सब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात कि सेल्फ मेड इन्होंने माइक्रोस्कोप यूज की थी। आगे आइए, अब आगे आते हैं जब, तो जैसे जैसे हमारे सेल की डिस्कवरीज आगे बढ़ी वैसे वैसे सेल थ्योरी आई, ठीक है। अब सेल थ्योरी से आपके हर एग्जाम में बहुत तेरे प्रश्न आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सेल थ्योरी आखिर में क्या थी और कब, इसका क्या महत्व है, वो हम लोग अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए, साथ के साथ आपको नोट्स बनाना है बेटा, और अपना सेल्फ मेड नोट्स आर बेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एम स्केल्डियन। क्या नाम था इनका, एम स्केल्डियन इनका नाम था, ठीक है। और ये क्या थे भैया, बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, और कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जर्मनी के बॉटनिस्ट ये थे। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि पहले ये बॉटनिस्ट थे और जर्मनी के थे, और 1838 का समय चल रहा था, उसी के कुछ एक ही साल बाद 1839 में दूसरे साइंटिस्ट जो थे थ्वेडर स्वान, थ्वेडर स्वान वो क्या थे, वो जूलॉजिस्ट थे, और वो कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, ठीक है। तो ब्रिटेन के थे यानी ब्रिटिश थे और जूलॉजिस्ट थे। तो याद कैसे रखना है, कभी कभी आपके एग्जाम में आप ही के एग्जाम में एक बार पूछ दिया गया था, आई थिंक एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि ये बॉटनिस्ट थे तो कहाँ के थे। अच्छा, क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे कि एक जर्मनी का बॉटनिस्ट जिसका नाम क्या था, उसने सेल थ्योरी में अपना योगदान दिया था। तो सेल थ्योरी में आपको 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। पहला जो साइंटिस्ट था वो एम स्केलियन था, दूसरा जो साइंटिस्ट था वो कौन था, थ्वेडर स्वान था, और तीसरा जो साइंटिस्ट था वो आर वर्चो था, रुडोल्फ वर्चो, ठीक है। ये तीनों ने मिलकर, पहले देखिए, पहले जो एम स्केल्डियन थे और दूसरे जो थ्वेडर स्वान थे, इन्होंने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, लेकिन बाद में सेल थ्योरी को रिफर्बिश्ड किया गया, रिफर्बिश्ड किया गया, और वो आर वर्चो ने किया। तो अब तीनों का नाम उसमें लिया जाता है, ठीक है। तो बोटनिस्ट थे और जर्मनी के थे, तो इन बोटनिस्ट थे भैया, तो पेड़ पौधों पर ही ना रिसर्च करेंगे, तो इन्होंने पेड़ पौधों पर रिसर्च किया। तो पेड़ पौधों पर रिसर्च करके क्या बोला, ये इसको लिख भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, कौन से कलर से इसको लिखें, ठीक है। तो ये तो भैया जर्मनी के थे और इन्होंने पेड़ पौधों पर अपना रिसर्च किया, और इन्होंने कहा कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हैं, यानी लिख लें प्लांट्स सेल से बने हैं, यही बात इन्होंने कही। आज अब ये जो थे वो कहाँ के थे भैया, ये जो थे वो थे ब्रिटिश, और ये थे जूलॉजिस्ट। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी एनिमल्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये दूसरे वाले साइंटिस्ट थे, तो पहले जो एम स्केल्डियन थे 1838 में, वो पहले ही कह दिए कि सभी जो प्लांट हैं वो सेल से बने हैं। लेकिन जब थ्वेडर स्वांग आए तो थ्वेडर स्वांग ने इनकी बात को थोड़ा निखार दिया, प्लांट पर तो रिसर्च किया ही, एनिमल पर भी रिसर्च किया, और वो प्लांट सेल को भी कहते हैं, एनिमल सेल को भी कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि सभी प्लांट और सभी एनिमल सेल से बने हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एनिमल का जो सेल है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री है, ठीक, सिर्फ बाउंड्री कहा, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम नहीं लिया, नाम उस समय उनको आता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि थीन बाउंड्री है, ठीक। उसके अलावा कहा कि प्लांट के जो सेल हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक बाउंड्री है, जिसको कि आज हम लोग सेल वॉल कहते हैं।
ठीक, तो सेल वॉल का लगभग लगभग इन्होंने ओवरव्यू दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी बात की, और उन्होंने कहा कि सभी एनिमल और सभी प्लांट सेल से मिलकर बने हैं। इतनी बात उन्होंने कह दी। आइए इसी बात को लिख दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या कहा भैया, उन्होंने कहा कि सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में सिर्फ प्रेजेंट है। और उन्होंने क्या कहा कि एक थीन बाउंड्री प्रेजेंट है, थीन बाउंड्री प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में एक थीन बाउंड्री भी प्रेजेंट है। तो पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात और चौथी बात, तो 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, और 4 बातों को हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने समझा दिया है। तो आप जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे। ठीक है, आगे चलिए। तो भैया थिएटर सॉन्ग भी आ गए। अब आर वर्चो साहब आए। आर वर्चो आए 1858 में। समय देख रहे हैं कैसा बीत रहा है। 1838, 1838, 1839, और कौन आया भैया अब 1858 में इन लोग के बात को समाप्ति देने के लिए रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट आए। और बंदे ने एक ही बात कही और उसी से फेमस हो गया। क्या कहा उन्होंने? कहा कि सभी जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, यानी पहले से जो सेल प्रेजेंट थे उन्हीं से वो बने हुए हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इवोल्यूशन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा हाइपोथेसिस पढ़ाया जाएगा कि प्लांट जो थे वो CH4 मोल्ड वगैरह से बन गए, यानी सेल जो था, यानी पहला लिविंग सेल जो था वो मोल्ड से, धूल मिट्टी, CH4 या बहुत गैसेस से मिलने से बना। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि तो प्री एग्जिस्टिंग वाली बात कैसे हुई? जब एक बार सेल बन गया तो अब वो ही सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सारे सेल बनेंगे। इसके कहने का मतलब ये था। ये बंदा एक ही बात बोला और इसी से ये बहुत फेम पा लिया, बहुत फेम, दुनिया भर का फेम पाया। ठीक है, क्या बात कही उन्होंने? इन्होंने कहा अपनी भाषा में ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। और ये बात इस बंदे ने 1858 ईस्वी में कह दी। कब कहा? डेट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लाइन आपसे, ये सिर्फ सिंगल लाइन आपसे एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछी जाती है। तो ये PYQ ही है आपका एक तरह से। ठीक है, अब ये दोनों भाषा में पूछा जा सकता है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, सभी भाषा में पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब यहां तक हमारी सेल थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट आए, एम स्केल्डियन, थेडर सॉन्ग और आर वर्चो। डेट वाइज याद रखेंगे, 1848, 1839 और 1858, यानी ये सभी 1800 में ही सिमट गए। अब हो गया भैया, ये तो हो गई। अब हम लोग चलते हैं मेन सेल पढ़ने। अभी तो हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ रहे थे, अब सेल बन उनके तैयार हो गया है, यानी अब सेल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आइए आया जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पढ़ लीजिए। तो साइटोलॉजी बेटा क्या होता है? साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को साइटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फर्स्ट बुक साइटोलॉजी पर W शार्प नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। ठीक है, साइटोजेनेटिक्स, स्टडी ऑफ क्रोमोजोम। तो साइटोलॉजी और साइटोजेनेटिक्स दो अलग बातें हैं। अगर साइटोजेनेटिक्स पूछ दिया जाए तो इसका मतलब होगा स्टडी ऑफ क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड साइटोजेनेटिक्स। अगर साइटोलॉजी पूछा जाए तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और आपको फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछा जा सकता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी आपके स्वानसन को कहा जाता है, कार्ल P स्वानसन को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको।
अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल क्या होता है। देखिए पहली बात, ये सेल पढ़ने से पहले हम लोग एक बात पढ़ लेते हैं। ये हमारा सेल है, ठीक है। तो सेल से बना है टिश्यू, यानी कोशिका से बना है, कोशिका से बना है उत्तक, ठीक है। सेल से बना है टिश्यू, टिश्यू से बना है ऑर्गन, ऑर्गन से बना है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनी है आपकी बॉडी, ठीक है। तो ऑर्गन को लिख लिया जाए अंग, अंग तंत्र, और उससे बनी है आपका शरीर, ठीक है। तो सेल आप देख रहे हैं कि हाउ द सेल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेल से बना है टिश्यू, टिश्यू से बना है ऑर्गन, ऑर्गन से बना है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपकी पूरी बॉडी बनी है। तो सेल क्या है? सबसे पहला सवाल जो आपके ऊपर सेल से पूछा जाता है वो क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे आइए। अब अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, तो जिन बच्चों को आता है उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पहला सवाल है कि क्या यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर हो सकते हैं या नहीं? यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर हो सकते हैं या नहीं? प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर हो सकते हैं या नहीं? तो ये बात, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने एक बार आपके यूट्यूब के कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डाला था, मैक्सिमम बच्चों ने वो क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया था, लेकिन सवाल बहुत सिंपल था, ठीक है। सवाल था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स किस में नहीं पाए जाते हैं, ठीक। तो बहुत बच्चों का आंसर उसमें गलत आया था, मतलब इसका मतलब है कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। आइए हम लोग उसको समझते हैं। कैसे समझना है भैया? टाइप ऑफ सेल की हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बात किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी सेल के नंबर के बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर एक सेल प्रेजेंट है, अगर एक सेल प्रेजेंट है, एक ही सेल से वो अपना सारा काम कर रहा है, ठीक है। अगर एक सेल प्रेजेंट है, अगर एक ही सेल से वो अपना सारा काम कर ले रहा है, यानी खाना बना भी रहा है, खा भी रहा है, सारे उसके मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर कहा जाता है, यानी उसके बॉडी में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है। जब एक सेल प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर सेलुलर डिवीजन होगा, उसके अंदर कोई टिश्यू नहीं पाए जाएंगे, ऑर्गन्स नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि सेल से ही तो सब कुछ बना है यार, ठीक है। तो ये सिर्फ सेल से अपना काम निकाल ले रहे हैं। दूसरे हैं मल्टी सेलुलर, यानी हम लोग। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उनके पास लेवर ऑफ डिवीजन है, वो हर काम को करने के लिए एक स्पेशल सेल के गुच्छे बनाते हैं, यानी स्पेशल सेल से टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ग्लैंड्स बनते हैं, ग्लैंड्स से टिश्यू से ग्लैंड्स बनते हैं विभिन्न प्रकार के, टिश्यू से ही आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम से आपकी पूरी बॉडी चल रही है। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग के पास बहुतेरे वेराइटी ऑफ सेल्स हैं, यानी मल्टी सेलुलर है हम लोग, बहुत सारे सेल पाए जा रहे हैं और हर सेल का अलग अलग फंक्शन है, हर सेल का अलग अलग फंक्शन है। जैसे हमारी त्वचा की जो सेल्स हैं, ठीक है, त्वचा की जो हमारी सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू बना दी, ठीक है। त्वचा की जो सेल्स हैं वो मिलकर एपिथेलियल टिश्यू बना दी, और ये एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना, स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए हमको चोट लग गया, अब वहीं पर तुरंत हमको क्या करना है भाई? तुरंत हमको सेल डिवीजन बढ़ाना है ताकि चोट वाली जगह भर जाए, घाव भरने के लिए अलग सेल है। तो उसी तरह हमारे बॉडी में बहुतेरे नंबर ऑफ सेल हैं, क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर यानी एडवांस ऑर्गेनिजम्स। अब आइए, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि क्या है, जिनके पास मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स हैं। और ये मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर तो दोनों हो सकता है ना, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं भैया? जैसे कि मान लीजिए अमीबा हो गया आपका, वो यूनिसेलुलर है, उसका पूरा शरीर बेचारी का ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है।
उसका पूरा शरीर इसी में है और इसी सेल से वो सारा काम कर ले रहा है। आगे आइए, आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं बेटा कि यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो अब जब हम लोग यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स की तरफ मूव करते हैं तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि